तो बच्चों जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा उसके अंदर वो होगा आपका मोल फ्रैक्शन। अब देखिए ये क्या करेगा, आपको एक दो तीन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड दे सकता है। जनरली बुक में आपको दो या तीन ही मिलेंगे, ABC या AB। तो आपको क्या करना है, पहले A का मोल निकालना है, फिर आपको B का मोल निकालना है, फिर आपको C का मोल निकालना है और लास्ट में टोटल मोल निकालना है, ABC का टोटल है। अब आपको ये तो मोल निकालना आ गया, पहले भी कर चुके हैं। अब है मोल फ्रैक्शन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है तो A के मोल को न्यूमरेटर में रख दो और टोटल मोल से डिवाइड कर दो, मतलब A प्लस B प्लस C के टोटल मोल से डिवाइड कर दो। उसी तरीके से अगर आपको B का निकालना है तो मोल्स ऑफ B न्यूमरेटर में रख दो और A प्लस B प्लस C टोटल मोल से डिवाइड कर दो। ऐसे C का निकालना है तो C को न्यूमरेटर में रख दो, A प्लस B प्लस C टोटल मोल से डिवाइड कर दो। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ABC आ जाएगा। अब इस पे बेस क्वेश्चन लेते हैं हम। वो कहता है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 24.99 ऑफ H2O, 24.99 ऑफ इथाइल अल्कोहल, 50% ऑफ एसिटिक एसिड। So ethyl alcohol is C2H5O, C2H5OH and acetic acid CH3COH। तो पहले क्या करेंगे, आप मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। तो गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर से मोल्स निकल जाएगा। तो 24.99 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 1.39। तो ये मोल्स ऑफ वाटर हो गया। ऐसे आप मोल्स निकालेंगे। इथाइल अल्कोहल इसका मास होता है 46, तो वैल्यू दी हुई 24.99 डिवाइड बाय 46 इज इक्वल टू 0.5 मोल। ऐसे एसिटिक एसिड का निकालेंगे 50 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 0.83 और इन तीनों मोल्स का टोटल आता है 2.76। अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए वाटर के मोल को, जो कि यहां से आया है, टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि A प्लस B प्लस C से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा 1.39 डिवाइड बाय 2.76 इक्वल टू 0.502 मोल्स। ऐसे ही आप अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालना चाहते हैं तो इथाइल अल्कोहल के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल आ जाएगा। ऐसे आपको एसिटिक एसिड का निकालना है तो आप एसिटिक एसिड के मोल यहां से ले लीजिए, टोटल से डिवाइड कर दीजिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका हो गया। अब यहाँ पे ये ABC बदलता रहेगा, इसकी जगह आपको एसिटिक एसिड की जगह कुछ और दे देगा, इथाइल में कुछ और दे देगा, क्वांटिटी बदलती जाएगी लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलेगा। तो मोल फ्रैक्शन में कंसेप्ट क्या है, पहले आप मोल्स निकाल लो, जिसका आपको निकालना है उसको न्यूमरेटर रखो और जितने बाकी सबके टोटल मोल से डिवाइड कर दो, तो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है। और बच्चों जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास इक्वेशन बेस्ड के ऊपर ही है। तो पहले आप इस पे ध्यान रखिए कि एक कंसेप्ट है मेटल प्लस HX गिव्स यू मेटल हैलाइड प्लस H2। यहाँ पे X का मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है। दूसरा कंसेप्ट है मेटल प्लस वाटर गिव्स यू मेटल ऑक्साइड प्लस H2। ये कंसेप्ट है। तो ये इस कंसेप्ट के लिए मैंने एक अपना चैप्टर बनाया हुआ है रिएक्शंस का। तो आप रिएक्शन वाले चैप्टर में और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, जो भी क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो मैं वही ले रहा हूँ। तो पहला कंसेप्ट है मेटल प्लस HS गिव्स यू मेटल हैलाइड प्लस H2। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ जिंक व्हेन ट्रीटेड विद HCl टू गेट 2.24 ऑफ H2 एट STP। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें जिंक दिया है और HCl दिया है और ये क्वांटिटी भी है। तो पहले आप रिएक्शन बनाएंगे। तो पहले वाले मेटल प्लस HX के हिसाब से मेटल प्लस HX गिव्स यू मेटल हैलाइड प्लस H2। ये कंसेप्ट हो गया आपका। तो रिएक्शन हो गया जिंक प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिव्स यू ZnCl2 प्लस H2। अब आप क्या कीजिए, सबके नीचे सबका मोल लिख दीजिए। 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 1 मोल। अब सबके नीचे मास लिख दीजिए। तो Zn का 65.38 होता है, HCl का जो है 35.5 प्लस हाइड्रोजन का 1, क्योंकि 2 मोल है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये इसका मास हो गया। ऐसे Zn का 65.38 और प्लस Cl2 का 35.5 इंटू 2, क्योंकि ये Cl 2 बार है। ऐसे H2 का एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया।
अब इसका वॉल्यूम मैंने जैसा पहले बताया था आपको कि वॉल्यूम 22.4 लीटर ये कांस्टेंट है, 22.4 लीटर, ये भी 22.4 लीटर ही है, सारे 20.24 लीटर है, मल्टीप्लाई उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से कर देंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है Zn, HCl और ये हमारी मेन आस्किंग है। तो अब इसमें देखिए आप, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जिंक व्हेन ट्रीटेड विद HCl टू गेट 2.24 ऑफ H2। अब इसमें ये कहता है कि 22.4 लीटर इज गिवन बाय Zn विच इज इक्वल टू 65.38। अब इसने क्या किया आपको कि वॉल्यूम और मास का कॉम्बिनेशन दे दिया है, वॉल्यूम और मास। तो 22.4 लीटर इज गिवन बाय Zn इज इक्वल टू 65.38। एक आपको दिया है इसने, एक का यूनिटरी मेथड आएगा तो ये होगा 65.38 डिवाइड बाय 22.4। अब ये पूछ रहा है 2.24 में, मल्टीप्लाई बाय 2.24, तो 2.24 इज गिवन बाय Zn 65.38 डिवाइड बाय 22.4 इंटू 2.24। तो आप इसको लेंगे तो आपका आंसर 6.59 ग्राम आ जाएगा। तो ये आपका वॉल्यूम और मास का रिलेशन था। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन में यूज होगा कंसेप्ट आपका मेटल प्लस H2 गिव्स यू मेटल ऑक्साइड प्लस H2। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड मास ऑफ Fe व्हेन इट रिएक्ट विद 18 ग्राम ऑफ स्टीम, जो कि वाटर होता है, हॉट स्टीम मतलब कि हॉट वाटर, टू फॉर्म ऑक्साइड। तो कंसेप्ट हमारा आता है मेटल प्लस वाटर गिव्स यू मेटल ऑक्साइड प्लस H2। तो आप रिएक्शन करेंगे आयरन प्लस H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2। तो आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये थ्राइस में हो जाएगा, थ्राइस Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब वही करेंगे इसमें। अब यहां पे इसने आयरन दिया है, मास दिया है स्टीम का, और ऑक्साइड इसने पूछा है, ऑक्साइड दिया है और आयरन का पूछ रहा है। तो आप देखिए आयरन का मास होता है 56 मल्टीप्लाई बाय 3 168 ग्राम। तो 168 ग्राम जो है वो रिएक्ट करता है 72 ग्राम से। अब इसने पूछा 18 ग्राम में, तो आप देखिए 72 ग्राम ऑफ H2O रिएक्ट विद Fe विच इज इक्वल टू 168। सेम फिर यूनिटरी मेथड है, 1 का निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 68 बाई 72। अब 18 ग्राम का निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 168 डिवाइड बाय 70 इंटू 18 इज इक्वल टू 42 ग्राम। तो ये आपका एक और कंसेप्ट हो गया। और बच्चों जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो हमारे पास है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये क्या होता है, हम एक पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ मैं समझाता हूं आपको। ये कहता है फाइंड द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस containing 4.07% of hydrogen, 24.27% of carbon and 71.6% of chlorine with a molecular mass is 98.96 ग्राम। ठीक है। अब इसमें आपको नोट करने की चीज है कि जो मोलिकुलर मास होता है वो वेपर डेंसिटी इंटू 2 होता है, हमेशा याद रखिए। अगर सपोज वेपर डेंसिटी 49 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 98 हो गया। तो आपको क्वेश्चन एक वेपर डेंसिटी में भी दे सकता है, एक मोलिकुलर मास को भी दे सकता है। तो मैं दोनों को यहाँ एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है कि आपको वेपर डेंसिटी टू 2 करना है। अब सबसे पहले इसका इजी तरीका ये होता है कि आप मोलर मास लिख लीजिए, इसको टेबलेट फॉर्म में करेंगे तो आपको इजी लगेगा। मोलर मास को टेबलेट फॉर्म में कर लीजिए तो ये मोलर मास कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया। फिर एलिमेंट हो गए, ये आपका कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन हो गया। गिवन मास जो आपको दिया हुआ है ऊपर, ये आपको कार्बन का दिया हुआ 24.27, हाइड्रोजन का 4.1, क्लोरीन का 71.65। तो इसमें कंसेप्ट क्या आता है, सबसे पहले आपको मोल निकालना है। मतलब आप इसको कर लीजिए, लेकिन आप चाहे तो डायरेक्ट भी मोल्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप मोल निकालेंगे गिवन मास ओवर मोलिकुलर मास से, तो ये 2.01 आ गया। ऐसे हाइड्रोजन का निकालेंगे गिवन मास से, मोलिकुलर मास को डिवाइड कर दीजिए। ऐसे क्लोरीन के गिवन मास को मोलिकुलर मास से, तो ये मोल्स आ गए आपके पास में। अब यहाँ पे जो नई चीज ये आती है लीस्ट रेशियो। लीस्ट रेशियो क्या होता है बेसिकली कि जो इन मोल में से सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स होता है उससे आप सारे मोल्स को डिवाइड कर दीजिए।
तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो ये आपके पास में 2.01 सबसे छोटा है, तो सबको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो जो भी नंबर आपके पास आता है जिस भी एलिमेंट का है उसके साथ उसका नंबर लगा दीजिए। तो यहाँ पे C का 1 है तो C1 हो गया, हाइड्रोजन का 2 है तो H के आगे 2 लग गया, Cl का अगेन 1 है तो Cl लग गया। तो ये आपके पास में हो गया फार्मूला हमारा CH2Cl, जो कि इंपेरिकल फार्मूला आ गया हमारे पास। अब ये इंपेरिकल फार्मूला आ गया तो ध्यान रखिए, अगेन मोल्स निकालना है, सबसे कम से डिवाइड करना है, उस नंबर को लेना है और वो नंबर आगे जो वो एलिमेंट दिए हुए उसके आगे लगा देना है। तो ये हमारे पास आ गया इंपेरिकल फार्मूला CH2Cl। अब इसका मोलिकुलर मास होता है 49.4। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 49.5 आएगा बेसिकली। तो आप इसको ऐड करके ये मोलिकुलर मास इसका निकाल सकते हैं। ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब इसमें आता है ये इंपेरिकल फार्मूला आ गया, तो एक टाइप का क्वेश्चन तो आपका आएगा सिंपल इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए, तो आपका क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता है। अब इसी में जो दूसरा टाइप आएगा वो क्या करेगा, आपको मोलिकुलर मास देगा साथ साथ। तो जब ये मोलिकुलर मास देगा साथ साथ आपको, तो क्या करना है कि आपको n नंबर निकालना है। अब n नंबर कैसे निकलेगा, जो भी आपको मोलर मास दिया होगा उसको इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। जो भी मोलर मास आपको दिया होगा उसको इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो आपको n मिल जाएगा। तो यहाँ पे मोलर मास है 98.96, डिवाइड करेंगे तो 49.5 आ गया आपके पास में। तो इसका जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली वो 2 आ जाएगा n का वैल्यू। अब जो n का वैल्यू आता है उसको आप इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मोलिकुलर फार्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपके पास में 2 आया, 2 को आपको आपने इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंपेरिकल फार्मूला था आपका CH2Cl, तो 2 इंटू CH2Cl ये आपको देगा C2H4Cl2। तो ये आपका मोलिकुलर फार्मूला हो गया। तो ये आपका इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला निकालने का तरीका था। सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर वो मोलिकुलर मास ना देके आपको वेपर डेंसिटी दे देता है, तो कुछ नहीं करना, सारा प्रोसेस वही सेम है, बस वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मोलिकुलर मास आ जाएगा, बाकी सारा का सारा कंसेप्ट आपका वही चलेगा। तो ये आपका था इंपेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला निकालने का तरीका विद ए मोलिकुलर मास गिवन, जहां पे मास भी दिया हुआ, मोलिकुलर मास भी, और ये आपको वेपर डेंसिटी भी दे सकता है, तो उसको आपको 2 मल्टीप्लाई करके करना। तो ये आपके कंसेप्ट हो गया। और बच्चों इसमें एक चीज है, आपने देखा होगा कि क्योंकि मोल्स की कैलकुलेशन जो होती है बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स आ जाती है। तो उस केस में क्या है कि हमको कुछ थोड़ी सी लिबर्टी ले लेते हैं हम लोग। तो उसमें क्या, हमने एक नया टॉपिक है उसके अंदर बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज किसी भी क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, कोई भी डिजिट अगर लंबी चौड़ी आती है तो उसमें सिग्निफिकेंट कैसे लेते हैं। तो उसमें देखिए पहले, सपोज हमको कोई भी कैलकुलेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन कोई भी है, उसमें डिजिट में आंसर आपको आता है हमारे पास, सपोज ये 147, तो इसमें ये तीनों ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। मतलब इसके बाद अगर आपको आता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं है, इस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी किसी चीज को राउंडिंग ऑफ भी बोल देते हैं इसको, तो ये राउंडिंग ऑफ टाइप का है कि हमको अपना कैलकुलेशन इजी करना है तो हम कैसे कैसे थोड़ा सा उसको ले सकते हैं। सपोज आपके पास में कोई ये कंपाउंड आता है तो उसमें ये सिग्निफिकेंट फिगर से 4 ही है, इसके बाद कुछ आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ऐसे ही आपके पास भी ये आ गया, तो ये आपके पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके बाद कुछ आएगा तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उसके बिना भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये है 0.57, पॉइंट के बाद 2 तक का कैलकुलेशन को लेना ही लेना है, 3, 4, 5 आ गया तो छोड़ सकते हो। ऐसे ये 0.57 आता है सपोज, तो आपको 0.57 में ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब यहां तक आपको लेना ही लेना है, इसके बाद को आप छोड़ सकते हो। तो जो मैंने रेड मार्क किए हैं वहां तक की कैलकुलेशन आपको लेनी है, उसके बाद कोई कैलकुलेशन आती है तो आप छोड़, मतलब उसको आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन के लिए यूज करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता है, इतनी लिबर्टी हम साइंस में बड़ी कैलकुलेशन में लेके चलते हैं। तो इस तरीके से जितने भी नंबर आपके पास हैं
ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। किसी भी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी कैलकुलेशन आती है और अगर इस फॉर्म में आती है तो आपको मैंने इसके सामने लिख दिया कि इसकी इतनी सिग्निफिकेंट फिगर को लेके आपको कैलकुलेशन करनी ही करनी है। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर 11th का फर्स्ट टॉपिक आपके पास में है। और बच्चों हमारे पास जो नया कंसेप्ट आता है वो है केमिकल कॉम्बिनेशन लॉस। तो इसमें पहला कंसेप्ट आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि इसकी स्टेटमेंट जो है, मास ना तो पैदा किया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है। इस मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन थोड़ा सा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आके यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो वो डिफ्लेक्शन जब आता है तो हम वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हम चैप्टर पे रहते हैं। तो यहाँ पर आता है पहला इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो हमेशा इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट के होगा। किसी भी रिएक्शन में आप जो रिएक्टेंट का मास है उसको ऐड कर दीजिए, प्रोडक्ट के मास को ऐड कर दीजिए, दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर होते हैं, ये मानते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि ये CaCO3 है। जब आप उसको हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दे देगा आपको, ठीक है। अब कैल्शियम का मास 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 3, तो टोटल ये 100 ग्राम होता है। अब आप इसको जो ब्रेक करते हैं तो 40 कैल्शियम का, 16 ऑक्सीजन का, 56 ये हो गया, कार्बन का 12, 16 × 2 ये 44 हो गया। तो अब देखो ये 100 ग्राम इक्वल टू 56 प्लस 44, तो दोनों इक्वल टू 100 ग्राम ही होते हैं। तो मतलब रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। तो इस रिएक्शन से हमारा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये कहता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से फॉर्म करो, अलग अलग रिएक्शन से बना के देखो, तो उसका जो कंपोजिशन है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम CO2 बना रहे हैं, तो CO2 को हमने पहला किससे बनाया है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना। दूसरा, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तब भी CO2 बनेगा। किसी भी हम हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तब भी CO2 बनेगा। मतलब ये CO2 बनाने के डिफरेंट है। ऐसे आप रिएक्शन कोई भी ले सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल में ले रहा हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे CO2 इधर भी बना है, इधर भी बना है, इधर भी बना है, लेकिन तीनों में एक चीज बड़ी कॉमन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिएक्शन अलग अलग तरीके से बना है, लेकिन कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, मतलब रेशो 1:2 ही है इसके अंदर। तो ये प्रूव करता है आपकी कि जो भी कोई भी रिएक्शन है उसमें कांस्टेंट कंपोजिशन होती है। थर्ड आपके पास आता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। वो कहता है 10 ml रिएक्टेंट A रिएक्टेंट और 10 ml B रिएक्टेंट, आप दोनों को मिक्स करेंगे तो 20 ml ही बनेगा। बड़ी सिंपल से स्टेटमेंट है। तो ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2, 10 ml ये लिया, 10 ml ये लिया, तो आपको 20 ml ऑफ वाटर मिल जाएगा। ये आपका थर्ड लॉ हो गया। नेक्स्ट है आपके पास में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये कहता है कि कोई भी दो एटम जब कंबाइन करते हैं आपस में डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ में, तो उनका जो मास होता है वो एक फिक्स रेशो के अंदर होता है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो हम एक नाइट्रोजन का कंपाउंड लेते हैं। आप ध्यान रखिए हमेशा कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ऑक्सीजन के साथ, जनरली नाइट्रोजन -3 होता है, लेकिन अब ऑक्सीजन या ऑक्सी एसिड्स, ये सारा का सारा डिटेल आपको मेरे रिएक्शन वाले टॉपिक में मिल जाएगा। अभी फिलहाल आप ध्यान लीजिए कि उनकी वैलेंसी +1 +2 +3 +4 +5 होती है ऑक्सीजन के साथ में। तो अब ये इन 5 वैलेंसी से आप देखेंगे तो हमारे पास कंपाउंड मिलता है N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। ये हमारे पास +1 +2 +3 +4 +5 से इस तरीके से मिल जाता है। अब यहाँ पे आप नाइट्रोजन का मास देख लीजिए इस कंपाउंड में, तो यहाँ पे 28 है, इधर 14 है, फिर 28 हो गया, फिर 28 होगा, फिर 28 हो गया। इधर ऑक्सीजन का रेशो देखेंगे आप, तो ऑक्सीजन का 16 है, यहाँ पे 16 × 3 तो 48 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया 64, या 5 हो गया 80। अब आप इसको नाइट्रोजन को दो नाइट्रोजन के मास से डिवाइड कर दीजिए, तो आप देखेंगे रेशो 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, 2 आ गया। ऑक्सीजन को आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 1 3 4 5। तो अब आपका रेशो देखिए एक दूसरे के लिए क्या होगा, इसमें रेशो 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 3 4 5 के रेशो भी
तो मल्टीपल है, मतलब ये कहना चाहता है बेसिकली कि एटम कभी हाफ नहीं होगा, कभी क्वार्टर नहीं होगा, कभी 2.5 नहीं होगा, इस तरीके से पॉइंट्स में नहीं होगा। एटम 1 2 3 4 होल नंबर रेशियो नहीं होगा। तो ये लॉ आपका ये प्रूव करता है। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।